मैं डॉक्टर सरिता दुबे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। बच्चों, आइए आज हम एमए प्रीवियस इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतिम इकाई से संबंधित अध्याय पंचशील और भारत, इस पर चर्चा करें। बच्चों, आपने इससे संबंधित एक वीडियो का अवलोकन किया होगा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं भारत के रूप में था। उसी का दूसरा भाग इस वीडियो में प्रदर्शित है। आइए इस पर चर्चा करें। पंचशील और भारत। पंचशील को जानने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि में चलें तो बच्चों, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, अहिंसा और पंचशील। ये दोनों बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका उपयोग आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपयोग किया और राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और विश्व शांति के लिए पंचशील के सिद्धांतों को एक नए रूप में अपनाया। आइए आज इस पर चर्चा करें। पहले देखें कि पंचशील के सिद्धांत क्या हैं। पंचशील अर्थात पांच शील या पांच वे विचार जिस पर हम चल सकें। पांच सिद्धांतों को बहुत सरल शब्दों में आप देखेंगे तो अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बहुत ही सीधे सरल विचार हैं जिनका पालन स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने पूरे विश्व को विश्व शांति का एक संदेश इन सिद्धांतों के द्वारा दिया। आइए इन सिद्धांतों को क्यों अपनाया गया इस पर चर्चा करें। इन सिद्धांतों को क्यों अपनाया गया इसको बताने के पहले थोड़ी सी हम उस समय की पूर्वोत्तर भारत की स्थितियों का अवलोकन करें जिसको लेकर के ये सिद्धांत अपनाया गया। तो बच्चों, भारत और चीन के बीच एक छोटा सा देश है तिब्बत, जिसकी राजधानी है ल्हासा। और जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब अंग्रेजों ने तिब्बत पर अधिकार किया था और तिब्बत पर कुछ अधिकारों को मान्यता मिली थी। जब देश हमारा आजाद हो गया और उसके 2 वर्ष बाद जब चीन आजाद हुआ तो चीन ने भारत और अपने बीच में जो ये छोटा सा देश था तिब्बत, उस पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने तिब्बत पर चीन के अधिकारों को मान्यता दे दी और भारत के पूर्व अधिकारों को छोड़ दिया। बात वहीं पर समाप्त नहीं हुई। धीरे धीरे चीन लगातार तिब्बत पर अपना शिकंजा कसता गया। तिब्बत से धर्मगुरु दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा। भारत में उन्होंने शरण ली और धीरे धीरे इस तिब्बत को लेकर के भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण बनते गए। इन परिस्थितियों में पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण हुआ। तो आइए देखिए पंचशील के सिद्धांत को अपनाने के क्या क्या कारण थे। पहला कारण था पूर्वोत्तर भौगोलिक स्थिति, जो मैंने अभी आपको बताया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत एक देश था जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया था और चीन की सीमा भारत से आकर के लग चुकी थी। ऐसे समय में भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो सकते थे, लेकिन पंचशील के सिद्धांतों को अपनाकर नेहरू जी ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। भारत एक नव स्वतंत्र देश था और वो चाहता था कि उसकी विदेश नीति ऐसी हो जिसमें विश्व शांति का संदेश हो, जिसमें पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध हो। तो ऐसे संबंधों के निर्धारण के लिए पंचशील के सिद्धांत आवश्यक थे। तीसरा हम ले सकते हैं चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जो लगातार तिब्बत को लेकर के भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये 5 सिद्धांत जो थे वो एक संदेश देते थे, मित्रता का संदेश देते थे, तनाव को कम करते थे। चौथा हम ले सकते हैं कि जब 2 महाशक्तियां प्रथम विश्व युद्ध के बाद
सामने आई, उनके बीच शीत युद्ध हुआ, तो दोनों महाशक्तियों से परे एक तीसरा विश्व बना जिसको हम गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन कह सकते हैं, और भारत उसका लीडर बना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने में भी कहीं न कहीं ये पंचशील के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, इसलिए इसको भारत ने अपनाया। और एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं सशक्त विदेश नीति का निर्धारण। एक ऐसी विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्धारित करने का निर्णय लिया जिसमें सभी देश एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करें, अनाक्रमण करें, एक दूसरे पर आक्रमण ना करें, किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप ना करें, सब देश समान हो, सबके पारस्परिक हित हो, मित्रता से संबंधों का निर्धारण हो और सबके अस्तित्व को स्वीकार करने की बात। तो इस तरह से सशक्त विदेश नीति के निर्धारण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सिद्धांत का पालन किया। तो ये 5 बिंदु हैं जिन पर हमने पंचशील के सिद्धांतों को देखा। आइए पंचशील के सिद्धांतों का क्रियान्वयन कैसे हुआ इसको भी हम इन बिंदुओं पर देखते हैं, जिनको मैंने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला बिंदु है तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच संबंधों को सही रास्ते पर लाने के लिए 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने इन 5 सिद्धांतों को मानने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये प्रथम चरण था। इसके बाद में 28 जून 1954 को भारत और चीन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, दोनों ने इस पंचशील के सिद्धांतों को समर्थन दिया। और फिर उसके पश्चात 23 सितंबर 1954 को इन 5 सिद्धांतों का विधिवत नामकरण पंचशील के रूप में किया गया। इसके पश्चात 10 अप्रैल 1955 को जब बांडुंग में सम्मेलन हो रहा था, जिसमें सारे एशियाई राष्ट्र सम्मिलित थे, अफ्रीकी राष्ट्र सम्मिलित थे, वहां पर इन पंचशील के सिद्धांतों का 10 बिंदुओं पर विस्तार किया गया और सारे राष्ट्रों ने उसको मान्यता प्रदान की। इसके पश्चात 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की। तो इस तरह से भारत और चीन की सीमा से ये पंचशील का सिद्धांत निकल करके संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय बन गया। तो ये 5 बिंदुओं पर इसका पालन हुआ। आइए हम इसकी समीक्षा भी कर लें। तो बच्चों, जब ये पंचशील के सिद्धांत का समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ, तो ये समझौता 8 वर्ष के लिए हुआ था। 8 वर्ष अर्थात 1954 से 8 वर्ष हम ले तो 1962। और आपको पता होगा कि 1962 में क्या घटना घटी थी, भारत और चीन के बीच में युद्ध। तो ये 8 वर्ष इस पंचशील के समझौते का कार्यकाल था। 8 वर्ष के बाद में इसकी वैधानिकता समाप्त हो रही थी और तब तक चीन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तले भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। और इस सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। तो पंचशील के सिद्धांत जहां हमको पहले सकारात्मक सोच देते हैं, वही इन 5 सिद्धांतों को ताक पर रखकर चीन ने अपने सीमा विस्तार को ध्यान दिया और भारत और चीन के बीच में ये युद्ध का कारण बना। तो ये यहाँ पर हम पंचशील के सिद्धांत का पतन होता हुआ देखते हैं भारत चीन युद्ध के रूप में। आइए हम इसके महत्व को देखें। तो पंचशील के सिद्धांतों का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारत और चीन के बीच में इस पंचशील के सिद्धांत से तनाव में कमी आई। भले ही चीन ने इस पर पूर्ण रूप से इसका प्रतिपालन नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पंचशील के सिद्धांतों को मानता था और इसके कारण भारत और चीन के बीच में संबंधों में तनाव जो था वो शिथिल हुआ। दूसरी बड़ी बात जो इसका महत्व निर्धारित करता है पंचशील के सिद्धांत का, कि भारत और चीन 2 प्राचीन विश्व सभ्यता के मानने वाले देश थे और दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ था, तो इसकी महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि पंचशील के सिद्धांत को आज भी सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली हुई है। भले ही उसकी आत्मा मर गई है, चीन उसको मान्यता नहीं देता है,
लेकिन पंचशील आज भी मान्य है। संपूर्ण विश्व में अनाक्रमण, हस्तक्षेप, अखंडता, समानता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ भी समर्थन देता है और संपूर्ण विश्व में विश्व शांति का ये एक धारक बना हुआ है। एक समय था जब हिंदी चीनी भाई भाई कहा जाता था पंचशील के सिद्धांत के बाद। अब आज स्थिति यह है कि पंचशील के सिद्धांत की आत्मा मर चुकी है और चीन और भारत के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। तो बच्चों, ये था पंचशील और भारत। धन्यवाद। लेकिन आप इस वीडियो के अंत को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने PDF के रूप में प्रदर्शित किया है कुछ नोट्स को, जिसको आप देख सकते हैं और इसका उपयोग आप अपने अध्ययन के दौरान और अपने परीक्षा के दौरान कर सकते हैं।